मिसबा को कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। मिसबा ही डिसाइड करता है कि जी ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको टीम का पार्ट होना चाहिए। सरफराज को कैप्टनसी से हटा दिया जाता है, मिकी आर्थर को हटा दिया जाता है और तीनों ओहदे चीफ सेलेक्टर और कोच का भी और बैटिंग कोच भी मिसबा को लगा दिया जाता है। तो ये कितना बड़ा मजाक था क्रिकेट के साथ। मैं अगर होता तो मैं कभी भी ना करता और मैंने किया भी नहीं। मेरा ये मौकफ था जब मैंने गौर से सारा कुछ देखा और इंटरेक्शन किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और कोचेस के साथ, तो मेरी ये एक राय थी कि प्लेयर्स जो हैं वो अगर कोई हमारे आइकॉन्स हैं, जी हीरोज हैं हमारे बड़े, अगर उनको लगा दिया जाए एज कोचेस तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज वो समझेंगे कि सिर्फ उन्हें ही पता है और वो कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और अगर नहीं करेंगे बच्चे तो नाराजगियां हो जाएंगी। हमारा कल्चर है ना ऐसा। जी ऐसे ही। तो वो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, फिर ग्रुप्स बन जाते हैं। कैप्टन अपना ग्रुप बना लेता है, कोच अपना ग्रुप। मैंने देखा था ये। अब ना मुझे मत पूछिए क्या क्या हुआ, वो किसी दिन अगर कहा किताब लिखनी पड़ी तो बताऊंगा किसने क्या किया। मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमें सारे कोचेस जो है फॉरेन होने चाहिए। ठीक। और उसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की और मैंने ये देखा कि फॉरेन कोचेस के कोई अपने जाती इंटरेस्ट नहीं होते कि ये बच्चे को करना है और इस बच्चे को करना है, ये सिफारिश लेनी है, ये नहीं लेनी। और दूसरी चीज ये, वो प्रोटोकॉल्स जो बनाते हैं बड़ी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करते हैं और डिसिप्लिनेरियन होते हैं जी। हमारे कोचेस, वो हमारा कल्चर ही ऐसा है। और यार सर मैंने जान दो, मैं खाना खाता नहीं जाना हुआ करो बैठो सर गुड एंड अच्छा अच्छा जल्दी जा वापस आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है। तो हमारा कल्चर नहीं अलाउ करता कि उसके कोई डिसिप्लिन हम इम्पोज करें। जो फॉरेन कोचेस जो है वो आके इम्पोज करते हैं, फिर उनको वायलेट कोई नहीं करता बिकॉज वो क्या करके डिसिप्लिन करते हैं। अच्छा सर, तो इसीलिए मैंने लास्टली इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, इसमें लास्टली पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने मोहम्मद आमिर के लिए बड़ी फाइट की, ठीक है। आप जिस तरह इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होना था, अफरीदी कैप्टन थे, आप उनको लेके आए और आपने बहुत ज़्यादा फाइट की। वी ऑल नो कि आप यू आर द मेन मैन वो जिसने लेके आए। अच्छा, अब मिसबा के साथ एक तो मिसबा का जैसे हमने बात अभी कर रहे हैं कि कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेवल 2 भी अब किया जाके उन्होंने, और तो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, और अब्यूज़ ऑफ पावर है कि उसको 3 ओहदे दे देना। अब एक ग्रेजुअली आस्ता आस्ता फिर आपको रियलाइज़ हुआ, हमने गर्ल्ड सीन किया, ले लिया गया। तो अभी आमिर है, 2-4 लड़के और हैं, अभी डोमेस्टिक नॉन होने के लड़के छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, कुछ यूएसए की टीम की तरफ भी जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप सब लड़कों को बड़ा क्लोजली जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि आमिर का स्टांस ठीक है, जो कुछ लड़के इस मैनेजमेंट के हवाले से, वकार और इनके हवाले से बात करें, या ये लोग ठीक है, लड़कों की गलती अपनी है? देखिए मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी कर देता हूँ। पहली बात ये है, शाहिद अफरीदी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मेरा हीरो है। पहली बात बड़ी क्लियर कट। देखिए इसमें कोई टू वेज नहीं है। बड़ा जबरदस्त इंसान है और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है। इज एन ऑलराउंडर और जो स्पिरिट के साथ वो खेलता है, अनबिलीवेबल जी। पहली बात। दूसरी बात, मिसबा इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन माय व्यू बाय रिकॉर्ड इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। ठीक। ही हैज वन मोर मैचेस एंड मोर टूर्नामेंट्स देन एनी कैप्टन जी। हो सकता है वो बाकी कैप्टन इनकी उनकी पर्सनैलिटी से बेहतर हो, मगर ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जी मिसबा ने सबसे ज्यादा सीरीज जीती। ठीक। सो ही इज अ ग्रेट कैप्टन। अब वो और बात है कि क्या उसकी फैसिलिटीज थी क्या नहीं थी, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बड़ी अच्छी थी, बट मिसबा इज नॉट कोच मटेरियल। कोच मटेरियल इज नॉट जस्ट नोइंग अबाउट बीइंग अ ग्रेट प्लेयर। इसीलिए ग्रेट प्लेयर्स कभी कोचेस नहीं होते। ठीक। ग्रेट प्लेयर्स को मुझे बता दें कौन सा ग्रेट प्लेयर था, 2 नाम मुझे बता दें जो ग्रेट प्लेयर जो कि बाद में ग्रेट कोचेस बने। कोई भी ग्रेट प्लेयर कभी ग्रेट कोच नहीं बना, इसीलिए बनाया भी नहीं जाता। कोचिंग इज अ वेरी स्पेशलिस्ट एक्टिविटी। उसमें साइकोलॉजी भी होती है, उसके अंदर टेक्निक होती है, इसीलिए वो कहते हैं ग्रेड 4 4 कर लेना तो डजंट मैटर। साइकोलॉजी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। माइक ब्रेयरली, इंग्लैंड कैप्टन, एज अ बैट्समैन वाज अ फेलियर बट एज अ कैप्टन वाज ब्रिलियंट। उसको कैप्टन की वजह से उन्होंने रखा। ही न्यू साइकोलॉजी, हाउ टू ट्रीट द गेम विद साइकोलॉजी। तो मैं ये कह रहा हूं कोच की भी बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, बड़ी क्वालिटीज होती हैं और वो प्रोफेशनल चीजें होती हैं। हमारे यहाँ कोई यहाँ उस लेवल का कोच नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की कि एक नेशनल कोच भी हमने रखे अपने लोग। ये कमजोरियां ऐसी थी, कल्चरल कमजोरियां, कि दे वर नॉट एबल टू मैनेज। इसलिए फिर देन व्हेन आई परसुएडेड शहरयार साहब के जी वी नीड अ फुल रेंज ऑफ फॉरेन कोचेस। बड़े महंगे पड़े हमें, मगर डिलीवरी दी उन्होंने। जी। उन्होंने डिलीवरी दी आपको।
जी। और हमारे बच्चे भी, वो कुछ कहते हैं उनकी अंग्रेजी नहीं समझ आती थी, ये नहीं होता था, मगर उनके इशारे और उनकी ट्रेनिंग सब समझ आती थी। जी ऐसे और ही। आपने देखा रिजल्ट्स कैसे मिले आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही। शुरू शुरू में तो टू बी ऑनेस्ट में बड़ा हिल गया था अच्छा। कि इतना हॉस्टाइल मीडिया मैंने नहीं देखा, मेरा ख्याल ही नहीं था कि इतना हॉस्टाइल मीडिया मुझे मिलेगा। अब क्या उसकी वजह थी, मेरा ख्याल है कुछ वजह होगी। बहरहाल मीडिया का हक है, नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा सिफारशी आ गया है, इसको क्या पता, इससे कभी क्रिकेट खेली नहीं, और मेरी बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता। तो शुरू में तो बड़ी हॉस्टिलिटी थी। आहिस्ता 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 व्हेन आई स्टार्टेड टू इंटरैक्ट एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लेन थिंग्स। मगर मैं एक बात बताऊं, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दें आप, कोई नहीं मानता। वो कहते हैं और भाई पुडिंग लेके आओ, खिलाओ, हाँ ये पुडिंग है। तो अगर आप दूर से दिखा दें कि मेरे पास पुडिंग हो गया, केड़ी पुडिंग, सही। वो कहते हैं अंग्रेजी में मुहावरा है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। एब्सोल्युटली। अगर हम फेल हो जाते हैं अपने इनिशिएटिव्स के अंदर, तो जूतियां मारनी थी लोगों ने, कहना था हम पहले ही कहते थे। तो अगर हम कामयाब हो गए और बड़े मुश्किल हालात में और बड़ी मुश्किल हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, तो फिर लोगों ने कहा नहीं यार गल तो ठीक है, असी से सोचा सी। अब वही हो रहा है, मुझे लोग फोन करके कहते हैं जी 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 जी। सेठी नहीं साहब इवन दो आपके जाने के बाद याद आए। हाँ नहीं वो आपने, मुझे याद है तो आपकी मैं कहता हूँ स्टेटमेंट भी। कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ कभी याद तो आ गए। नहीं नहीं, आपके क्रिटिक्स उस टाइम भी कुछ कहते थे और बाद में तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके इख्तलाफ आपके साथ अपनी जगह पे होंगे, बट एवरीबॉडी एडमिटेड दैट थिंग कि जिस तरह आपने बोर्ड को लेके चले, जिस तरह पीएसएल को लेके चले, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। अच्छा सर, थोड़ा सा वो चिड़िया के लाइटर नोट पे बात कर लेते हैं। वो चिड़िया आपको जो सोर्सेज होते थे आपके शो के अंदर भी, वो बड़ा टाइम के, वो ज़रा उसका भी हमें बता दें, वो किस तरह आपने वो डेवलप की, ये बात शुरू हुई कि चिड़िया मेरी चिड़िया ने बताया, तो लाइटर नोट पे ये भी शेयर कर दे ज़रा। देखिए ऐसे है कि मुझे जर्नलिज्म में मेरा ख्याल है 35 इयर्स हो गए। ठीक 35 इयर्स में मैंने दो फलसफे फॉलो किए। ठीक। एक ये कि फैक्ट्स को नहीं लूज करना चाहिए साइट। फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जज्बात अपनी जगह पे, प्रेजुडिस अपनी जगह पे, मगर हकीकत जो है वो पहले पहचाननी चाहिए, असली हकीकत है क्या, ठीक। फिर तब करना चाहिए। तो ये मैंने अपने ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई कि अगर फैक्ट्स नहीं पता तो तबसरा मत करें, ठीक। और अगर करते हैं तो उसके अंदर गुंजाइश छोड़ें कि अगर फैक्ट्स मुख्तलिफ निकले तो आप अपने आप को बचा सकते। पहली ठीक। दूसरी बात ये कि मैंने 30-35 साल में बड़े हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए जी। और वो आज तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैंने कभी उनको बिट्रे नहीं किया। ठीक। आपको पता हो, कभी रिवील भी नहीं किया। आपको पता होगा कि अमेरिका में वो एक डीप थ्रोट सुना होगा आपने जी। जो कि एक ब्यूरोक्रेट था वाशिंगटन डीसी में, वो बहुत सी खबरें लेके आता था, प्रेस को देता था, बड़ी अरसे उसका किसी को नहीं पता था उसका नाम क्या है। उसको उन्होंने नाम रख दिया डीप थ्रोट। अच्छा। मतलब गहरी थ्रोट। डीप तो मतलब उसके बात जो है ना वो उतनी निकलती है जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा। ठीक। तो मैंने आज तक अपने जो सोर्सेज हैं उनको कभी बिट्रे नहीं किया, कभी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं किसके साथ राब्ते में हूँ और वो मुझे क्या बताते हैं और क्या है। तो मैंने वो सारी सोर्सेज का नाम रख दिया चिड़िया। तो मेरी चिड़िया वो है जो मुझे असली अंदर की खबर देती है और मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ कि कभी पता ना चले किसी को कि उन्होंने ये खबर दी है। इसी वजह से फिर वो मुझे खबर भी देते हैं कि मैं उनका एतमाद नहीं तोड़ता। और ना ही मैं, और कभी कभी तो ये होता है कि लगता है ऐसे जब मैं खबर दूंगा तो पता लग जाएगा कि ये वहां से आई है, तो मैं जान के उसको स्पिन दे के गूगली करा देता हूँ कि इधर से आई है। चले बड़ा ज़बरदस्त वो एक। अच्छा मैं कुछ बात आपके साथ कोचिंग के हवाले से भी करना चाहूँगा और कैप्टनसी के हवाले से भी करना चाहूँगा। आपके एरा के अंदर हमने देखा जब पहले मिसबा थे वो छोड़ के गए, फिर एक लगा कि अब कौन कैप्टन बनेगा, बट एक ऑटोमेटिक चॉइस जो आती थी माइंड के अंदर वो सरफराज की थी। सरफराज ने टीम को डेवलप किया, पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी जिताई और फिर आप लोगों ने साथ मिकी आर्थर को अटैच किया। और मेरा अपना मानना ये है कि जिस तरह मैंने मिकी के साथ और सरफराज के साथ टाइम गुजारा भी और उनको पर्सनली जानता भी हूँ, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का वो एक परफॉर्मेंस लेके चल रहे थे। फिर आपको देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद दोनों को हटा दिया जाता है, फिर नए कैप्टन आते हैं, टेस्ट में डिफरेंट आता है, ओडीआई में ओबियसली डिफरेंट आते हैं, और कोच को भी हटा दिया जाता है। एक तो इस हवाले से मुझे बताइए, और दूसरा हटाने के लिए जो क्रिकेट कमेटी का एक रोल बनाया गया, मुझे नहीं समझ आती उस कमेटी का क्या रोल है, क्योंकि आपके दौर में भी वो थी, और जब भी कुछ काम उल्टा करवाना होता है तो कमेटी आ जाती है, कोई अच्छा करवाना होता है तो कमेटी कहती है हमारे पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो ये दोनों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमारी क्रिकेट कमेटी जो थी वो हमारे बोर्ड ने बनाई थी और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर्स थे और कोई बाहर से बंदा नहीं था उस क्रिकेट कमेटी में। ये मैं आपको पहली बात बताऊं, वो इंटरनल लोग थे। इन्होंने जो क्रिकेट कमेटी बनाई है बाहर से लोग ले आए हैं और उनको वो पावर कोई नहीं दी। हमारे यहाँ क्रिकेट कमेटी में तो हारून रशीद साहब थे, शकील शेख साहब थे जो बोर्ड मेंबर्स थे, एंड सो ऑन।
तो वो तो अंदर की बात थी हमारी। इट वॉज अ कमिटी मेड बाय द बोर्ड फॉर इंटरनल था, हमने बाहर से नहीं हमको लेके आया क्रिकेट कमेटी के अंदर। ये तो सारे इन्होंने इसीलिए पहले आपको याद होगा वसीम अकरम और मेरा ख्याल है मोहसिन हसन खान को इन्होंने बना दिया। और मैं सोचता ही रह गया कि इनका क्या काम होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता इनकी कोई हैसियत हो। उनका फिर बाद में आपने देखा क्या हुआ, वसीम और मोहसिन एक दूसरे, आपको याद है मोहसिन तो इल्जाम लगाता रहा सारी उम्र वसीम अकरम के ऊपर। वो दोनों जब इकट्ठे खड़े थे सर पकड़ के बैठे हुए थे, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। और मोहसिन साहब कह रहे नहीं वो बस पुरानी बात है कि अब ठीक है अब ठीक है। फिर उसके बाद छुट्टी हो गई उसकी, छोड़ के चले गए, जाहिर है यही होना था।